नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह। आज हम कक्षा 12वीं के विषय हिंदी से जो विषय लेकर के आए हैं वो है कहानी की रचना प्रक्रिया। तो आपकी जो क्लास है वो है 12th और इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो है हिंदी कोर। इसका जो पार्ट है वो है कहानी की रचना प्रक्रिया की कहानी क्या है और इसके तत्व क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो इस पूरे लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा जो है करेंगे और इसके प्रत्येक पहलू को समझेंगे कि कहानी क्या है, क्या तत्व है और क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम कहानी को समझ लेते हैं कि कहानी किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है दी गई है। क्या है इसमें? किसी घटना, पात्र, कोई घटना हो, कोई पात्र हो और या समस्या, ये सारी चीज़ें एक क्रमबद्ध जानकारी, एक सीक्वेंस में जानकारी देंगी, क्रमबद्ध देंगी, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कोई वातावरण होना चाहिए, कोई द्वंद्वात्मकता होनी चाहिए। द्वंद्वात्मकता मतलब कोई लड़ाई नहीं, तो उनके आपसी वैचारिक कोई संघर्ष हो, कथा का कर्मिक विकास हो, कहानी जो है एक दूसरे विचार के साथ करैक्टर के संवाद से उसका विकास हो और चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। एक चरम उत्कर्ष उसमें से मिले तो उसको हम क्या कहेंगे? कहानी कहेंगे। तो इसमें किसी घटना, पात्र या समस्या की अगर क्रमबद्ध जानकारी जो है, जिसमें परिवेश दिया गया है, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का कर्मिक विकास हो, तो उसमें एक चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे जो है कहानी कहा जाता है। ये आपकी कहानी की परिभाषा है। फिर उसके बाद ये आपका पहला पॉइंट है। सबसे पहले आपको कहानी के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट बनता है कहानी के तत्व। तो ये कहानी का तत्व सेकंड पॉइंट हो गया। मुख्यतः कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। 6 तत्व इसके कहानी के जो हैं माने जाते हैं। तो इसमें आपका जो मुख्य है, पहला जो दिया गया है कथा वस्तु, ये पहला हो गया। दूसरा चरित्र चित्रण हो गया। तीसरा संवाद हो गया। फिर शैली हो गया। देश काल या वातावरण हो गया और फिर उसके बाद उद्देश्य हो गया। अगर आपको परिभाषा इसमें बनानी है तो परिभाषा इसके तत्व से भी बन जाती है कि आपके पास एक कथा वस्तु, चरित्र होता है, संवाद होता है, एक वातावरण होगा, तो उनका कर्मिक विकास उसके अंदर हो और एक चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, एक उसको पढ़ के एक आनंद, एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो वो आपकी कहानी है। तो एक उसका पर्पज, उद्देश्य जो है वो रखा गया है। तो ये 6 तत्व हैं। कथा वस्तु हो गया, चरित्र चित्रण हो गया, संवाद हो गया, शैली होगी, देश काल या वातावरण हो गया और उद्देश्य हो गया। तो इस तरीके से आपकी कहानी के ये 6 तत्व आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कथा वस्तु क्या है। तो इसमें है कथा वस्तु, जो कहानी के ढांचे को कथानक अथवा कथा वस्तु कहा जाता है। जो कहानी का ढांचा होता है उसको कथानक या कथा वस्तु जो है कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है। अगर कथा वस्तु नहीं है, एक फ्रेमिंग नहीं है, एक ढांचा नहीं है, तो कहानी कैसे जो है एक बन पाएगी? क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर ये चीज़ नहीं है तो उसके बिना कहानी नहीं बन सकती। कथानक के 4 अंग माने जाते हैं, यानी कि जो कथा वस्तु होती है उसके 4 अंग हैं। आरंभ है, उसका स्टार्टिंग होता है। आरोह होता है, उसमें एक जो विषय है वो बढ़ेगा। फिर एक उसकी चरम स्थिति है और एवं अवरोह है। फिर उसके बाद अवरोह भी है। तो ये 4 इसके अंग जो हैं कथा वस्तु के मान लिए गए हैं। और कथा वस्तु जीवन की भिन्न भिन्न दिशाओं और क्षेत्रों से ग्रहण की जाती है। इसके विभिन्न स्रोत हैं, पुराण, इतिहास, राजनीति, समाज और इत्यादि। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है एक सेट होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो क्या है? देखिए कि कहानी कोई भी है, जैसे फिल्में बनती हैं तो फिल्म की जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, वो डिफरेंट जो है
विषय पर आधारित होती है कि वो एक सामाजिक मुद्दा है, वो एक पारिवारिक घटना है, तो इस तरीके से उन विषयों को लिया जाता है। या फिर वो किसी इतिहास में दर्ज है तो वहाँ से ले लिया, या फिर वो कोई राजनीतिक मुद्दा हो गया, तो इस तरीके से, या फिर कोई देश या विदेश का संबंधित कोई विषय है, उस पे आधारित उसकी कहानी जो है तैयार की जाती है और फिर उसको फिल्म का रूप जो है दिया जाता है। तो इसी तरह कहानी में ये स्रोत हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी के जो विभिन्न स्रोत हैं वो क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं कि प्राचीन इतिहास है, राजनीति है, समाज है, और भी अनेकों जो है इसके स्रोत जो हैं हो सकते हैं। अब इसमें कथानक अथवा कथा वस्तु कहानी का केंद्रीय बिंदु है। तो ये केंद्रीय बिंदु होता है, उस पर आधारित ही आगे कहानी का जो विषय बढ़ता है, जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है, उनका वर्णन होता है। और कथा वस्तु में घटनाओं की अधिकता हो सकती है और एक ही घटना पर उसकी रचना भी हो सकती है। अब तो कहानी में घटना तत्व अत्यंत सूक्ष्म होते जा रहे हैं और इस कारण आज घटना की आवश्यकता पर अधिक बल नहीं दिया जाता, लेकिन उनमें कोई ना कोई घटना अवश्य होगी। तो ये घटना जो है उसके अंदर कोई ना कोई जुड़ी होती है, तभी उसकी जो कथा वस्तु है, तभी उसकी विषय वस्तु जो बनती है, कहानी की वस्तु बनती है, तभी वो सारा विषय जो है एक तरीके से आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद आगे आता है दूसरा तत्व, इसमें है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण के अंदर क्या है कि कहानी में एक या अधिक पात्र होते हैं, जो करैक्टर हैं वो 1, 2, 3, 5, 7 जो भी हैं वो हो सकते हैं। तो कहानी का संचालन उसके पात्रों द्वारा ही होता है। पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में पात्रों की विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके उनका उल्लेख करने की प्रक्रिया को चरित्र चित्रण कहते हैं। प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए पात्रों के गुणों का वर्णन कहानीकार द्वारा तथा दूसरे पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जाता है। अब जो चरित्र चित्रण होता है, करैक्टर होता है, कोई उसमें मतलब कहानी के अंदर एक हीरो टाइप विषय में होगा, कोई पिता का उसमें होगा, कोई माता के उसमें होगा, कोई बहन होगी, कोई आसपास का कोई कर्मचारी होगा किसी, तो इस तरीके से कहानी के पात्रों को जोड़ा जाता है। तो इसमें ये आपका है दूसरा चरित्र चित्रण। उसके बाद आता है संवाद, तीसरा पॉइंट है उसके तत्व में संवाद। कहानी के पात्रों द्वारा किए गए विचारों की अभिव्यक्ति को संवाद या कथोपकथन कहते हैं। जो कहानी के पात्र हैं, जो विचार अपने रखते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, संवाद कहते हैं या फिर उसको कथोपकथन कहते हैं। कहानी में संवाद का विशेष महत्व होता है। संवाद ही कहानी को, पात्र को स्थापित एवं विकसित करके कहानी को गति देकर आगे जो है बढ़ाता है, और यही संवाद से कहानी के पात्र संजीव और स्वाभाविक बन जाते हैं। संवाद के द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद एवं अन्य मनोभावों को प्रकट किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें ये सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं कि जो संवाद होता है वो अपने आप में कहानी के अंदर संजीवता जो है प्रदान करता है। अगला आपका तत्व है भाषा शैली। कहानीकार के द्वारा कहानी के प्रस्तुतिकरण के ढंग को उसकी भाषा शैली कहा जाता है। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे। अतः कहानी की भाषा सरल हो, सहज हो तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। कहानी की भाषा शैली पात्रों के व्यक्तित्व के अनुसार ऐसी हो जो उनकी मन स्थिति का सजीव चित्रण प्रस्तुत कर सके। किसी भी पात्र की भाषा विभिन्न परिस्थितियों में परिवर्तनीय होती है। तो वो भाषा शैली जो है इसमें जो कहानीकार हैं या उनकी अपनी अपनी एक परिवेश के अनुसार जो है भाषा शैली हो सकती है। तो वो कहानीकार के द्वारा जो है अपनी अपनी भाषा शैली के अनुसार जो वो कहानी वर्णित की जाती है या बतलाई जाती है, उसका अपना विशेष जो है महत्व है। और भाषा शैली ऐसी हो कि वो जनमानस के तक पहुँचे और उसके मतलब समाज में जो व्यक्ति उस कहानी से जुड़ता है, पढ़ता है, तो उसके संपर्क में आता है, तो उसको वो सारी चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से
पता होनी चाहिए। तो उसके बाद है देश काल और वातावरण। अगला पॉइंट, देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण में क्या है कि प्रत्येक घटना, पात्र, समस्या का अपना देश काल और वातावरण होता है। कहानी में वास्तविकता का पुट लाने के लिए देश काल और वातावरण का प्रयोग जो है किया जाता है कि कोई वहाँ का समय है, कोई उसका वातावरण है आसपास का, तो उसका पुट जो है उसके अंदर रखा जाता है, उसका प्रयोग जो है किया जाता है। और कहानी देश काल की उपज होती है, तो उस देश काल की, देश के जो भी मतलब उस समय का समय है, स्थिति है, जिस समय में वो कहानी रचित हो रही है या जिस उद्देश्य के अनुसार, तो वो अपने आप में जो उपज होती है, तो इसीलिए वो उसको कहता है कि इसी वास्तविकता का पुट, उसमें असलियत का, उस समय का जो है वो पुट है जो इसके अंदर रखा जाता है। इसलिए हर स्थिति की, हर देश की कहानी दूसरे देश से भिन्न होती है। अब अपनी जो कहानी है अपने अलग अलग जैसे भाषाओं के अनुसार है, हिंदी है, फिर पंजाबी है, या फिर जो दूसरी भाषाएं हैं, तो उनमें रचित की गई है। अगर हम विदेश के अनुसार उसको कंपैरिजन करते हैं तो अपनी कहानियाँ और उनकी स्थितियाँ जो है थोड़ी डिफरेंट हैं, और बाहर की जो कहानियाँ हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। भारत में या इस देश की किसी भी भूभाग में लिखी कहानियों का अपना वातावरण होता है, ये बिल्कुल सही है। अपने परिवेश के अनुसार, अपने वहाँ की स्थिति के अनुसार लिखी गई कहानियों का अपना वातावरण होता है, जिसकी संस्कृति, सभ्यता, रूढ़ी, संस्कार का प्रभाव उन पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं उनके अंदर एक ग्रामीण संस्कृति कह लो, ग्रामीण देहात कह लो, या उनकी छाप एक समाज की पीड़ा इस तरीके से मतलब चित्रित की गई है कि आप कहानी को पढ़ते पढ़ते उसमें इस तरीके से खो जाते हैं कि मानो आपके सामने वो सारे चित्र जो हैं साक्षात वास्तविक रूप में जो है मानो वो घटित हो रही हैं वो सारी घटनाएं। तो वास्तव में देशकाल कहानी का कोई एक तरीके से तत्व नहीं है, तो यह अपने आप उपस्थित हो जाता है। यह तो आधार है जिस पर सारा कार्यकाल एक तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद आगे है उद्देश्य। तो उद्देश्य के अंदर क्या है, जो कहानी है उसमें केवल मनोरंजन ही नहीं होता। कहानी का जो उद्देश्य होता है वो क्या है, अकेला मनोरंजन करना उसका उद्देश्य नहीं होता, उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। उसमें कोई ना कोई सीख, शिक्षा, मानवीय मूल्य अवश्य जो हैं होते हैं। और उद्देश्य क्या है, कहानी का एक अनिवार्य तत्व है। अगर कहानी के अंदर कोई उद्देश्य नहीं रखा गया है कि हम उसमें क्या संदेश देना चाहते, किस विषय को जो है उसके अंदर लिया गया है, तो फिर उस कहानी का इतना कोई महत्व एक तरीके से नहीं बन पाएगा। कहानीकार का कोई ना कोई प्रयोजन हर कहानी की रचना के पीछे जो है होता है, कोई उद्देश्य होता है, और यह उद्देश्य कहानी के आवरण में छिपा रहता है। प्रकट हो जाने पर उसका कलात्मक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो वो प्रकट हो जाएगा अगर उसके अंदर छिपा होता है। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें उसका उद्देश्य जो है उसको पता लग जाता है कि हमें इसके अंदर क्या सीख दी गई है, क्या विशेष जो है रखा गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो ये हमारे थे तत्व, और इस तत्व में हमने सारे जो एलिमेंट्स थे, जो उसके 6 तत्व थे, उन तत्व को, उन एलिमेंट्स को हमने जो है ढंग से एक तरीके से जान लिया है कि इसमें 6 के 6 जो तत्व थे कि उनका अपना जो है क्या महत्व जो है कहानी के लिए होता है। तो आगे जो अपना नेक्स्ट एक तरीके से प्रश्न एक तरीके बनता है हमारा, ये हैं कहानी लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। अब प्रश्न क्या बन गया हमारा, भाई एक कहानी लेखन है, उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब आप कहानी लिखेंगे तो उसके अंदर क्या जो है हमने ध्यान रखना होता है। तो ये एक तरीके से आपका प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें देखिए कि क्या है। पहला पॉइंट, कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा तरीका क्या है कि सबसे पहले अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए। अगर हम किसी काम में खोना चाहते हैं, किसी काम में पारंगत होना चाहते हैं, तो उस काम के सराउंडिंग के लिए, उस काम के जो वातावरण है उसके लिए ऐसा ही वातावरण हमें बनाना पड़ता है। अगर हम कहानी की तरफ आकर्षित हैं, कहानी को समझना चाहते हैं कि कैसे कहानियाँ लिखी जाती हैं, क्या
किस तरीके से उसमें पात्र होते हैं, कैसे संवाद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें कहानियाँ पढ़ने की आदत है जो डालनी पड़ेगी। दूसरा है कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसमें रम जाए, पाठक को वो चीज़ अच्छी लगे। तीसरा है कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को न ही अत्यंत संक्षिप्त लिखें और न ही अनावश्यक रूप से विस्तृत बनाएं। एक बैलेंस होता है कहानी के अंदर, संतुलन होता है, तो उसको हमें ध्यान रखना होता है। अगला पॉइंट है कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। कहानी की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। तो गति हो उसमें, भाषा में, संवाद में। तो ये सारी चीज़ें, संवाद पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। जैसे पात्र हैं वैसे उनके संवाद जो हैं होने चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए और कहानी का क्रमिक विकास होना चाहिए। कहानी एक आगे कंटिन्यूटी में लगातार जो है एक विषय के साथ, एक उद्देश्य के साथ ऐसे लगातार जो है बढ़ती जाए। ये नहीं कि कहानी जो है रुक गई है और फिर उससे आगे स्टॉप और कुछ भी जो है आगे उसका नहीं पर्पज़ हल है जो एक तरीके से नहीं हो पा रहा। तो कहानी लगातार कंटिन्यू जो है, लगातार निरंतर जो है वो चलती रहनी चाहिए, निरंतर बढ़े उसका जो है विषय है, तो वो कंटिन्यू होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट अपना बनता है कहानी का जो शीर्षक होता है वो उपयुक्त होना चाहिए। अगर आपने जिस विषय को लिया है उसका शीर्षक आकर्षक होगा तो आपकी कहानी की कीमत जो है, वैल्यू जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। जो कहानी जिस उद्देश्य के लिए रखी गई है और उसके अंत जो है वो बड़ा सही तरीके से होना चाहिए। कहानी के चरमोत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए क्योंकि भाव या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरमोत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। कहानी का जो चरमोत्कर्ष होता है, चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक, ये नहीं कि एक करैक्टर को ज़्यादा वो कर दिया। तो इस तरीके बैलेंस बना करके चलेंगे तो उसके भाव और पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। जो अभिव्यक्ति होती है वो चरम उत्कर्ष जो है उसका, कहानी का जो महत्वपूर्ण है वो कम हो जाएगा। उसके बाद है भाषा जो होती है सरल और सुबोध होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए और सुबोध होनी चाहिए ताकि कहानी पढ़ने और सुनने वाले व्यक्ति को उसमें आनंद जो है आए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा बनता है कहानी शिक्षण के उद्देश्य। ये भी आपका प्रश्न है बनेगा इसमें से, कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। तो आपके जो प्रश्न हैं वो स्टार्टिंग से ही बनते हैं। तो सबसे पहले कहानी किसे कहते हैं, फिर कहानी के तत्व क्या हैं और कहानी को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान जो है एक तरीके से रखा जाए और कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। ये भी आपका जो प्रश्न है इसके अंदर मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है कि इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो कहानी जो होती है तो साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना उसका उद्देश्य हो गया। कहानी में निहित भाव, विचारों, नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना हो गया। फिर सृजनात्मक शक्ति का विकास करना उसका उद्देश्य होता है। सृजनात्मक शक्ति यानी कि क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर एक, मतलब अगर कोई कहानी लिखने के लिए आगे प्रेरित है तो उसके अंदर नए नए विचार आएंगे। ठीक है, उसका उद्देश्य होता है कि वो एक चीज़ को पढ़ के फिर आगे कुछ और सोचे या उसको कोई और चीज़ की जानकारी हो। जरूरी नहीं है कि कहानी में उसके बाद कोई और विषय उसको जैसे मिलता है तो उसके अनुसार उसकी रुचि और बढ़े। शब्द, शुक्ति, मुहावरे आदि के भंडार को समृद्ध करना, यानी कि भाषा का विकास हो गया। भाषा के नए शब्द जो है सीखने का मौका इसमें और मिलता है। अंदाज़ा लगाने की क्षमता का विकास करना, कहानी पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें कई चीज़ें जो है उसके ये इस कहानी के अंदर आखिर में हो सकता है। एकाग्रता को विकसित करना, कंसंट्रेट जो है बढ़ती है बुक रीडिंग से। कहानी पढ़ेंगे बच्चे तो और ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। कहानी की रचनाशीलता का विकास करना, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो आपका विकास जो है होता है। और कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास करना, इमेजिनेशन बढ़ती है बच्चे के दिमाग में या किसी व्यक्ति के दिमाग। फिर स्मरण शक्ति, उसको याद रहता है लंबे टाइम तक कि ये चीज़ें जो है मतलब इस कहानी में हुई थी। तो अगर आगे नई कहानी पढ़ेंगे फिर उसके नए विषय जो हैं वो सारी चीज़ें जो हैं अपने को पता लगे कि ये सारी चीज़ें इसमें कहानी में हुई थी, ये कहानी उससे डिफरेंट है। तो कंपैरिजन जब होती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है।
तो उसके बाद आते हैं इसके कुछ प्रश्न हैं जो संक्षिप्त तौर पे ही हैं, तो आपके 3 नंबर के हिसाब से लगा लो यह ना। तो इसमें प्रश्न क्या है, कहानी के इतिहास पर प्रकाश डालिए। कहानी का क्या इतिहास है, तो क्या है, कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। और आदिम मनुष्य आरंभ में कथावाचक कहानी सुनाते थे जिनका विषय किसी घटना, युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध की भावना आदि हुआ करती थी। सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते उनमें कल्पना का समावेश होने लगा। फिर आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का वर्णन करने लगा। तो इस तरीके से कहानी का इतिहास बताया गया कि जब पुराना समय था, उस समय मनोरंजन का और कोई साधन नहीं था या प्रेरित करने के लिए, तो वो कहानी ही मुख्य होती थी। और पुराने समय से ही ये चीज़ चलती आ रही हैं, चाहे वो किसी घटना से संबंधित थी कहानियाँ, चाहे वो कोई युद्ध था या प्रेम की कोई थी, या कोई बदले की भावना से लिया गया था, या किसी के साथ छल था कब, तो ये सारी जो हैं, या फिर किसी राजा महाराजा प्राणी को किस्से जो है उठाते थे, उनकी कहानियाँ जो है सुनाई जाती थी। तो इस तरीके से उनके गुणों का कल्पना के माध्यम से वर्णन है जो होता है। तो कहानी जो है पुराने समय से, प्राचीन समय से जो है प्रचलित है, और उसके स्रोत जो हैं उस टाइम के वो डिफरेंट जो विषय होते थे वो सारे उनको लिया जाता था, और ये एक मनोरंजन का साधन जो है रहा है। दूसरा प्रश्न बनता है, प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ क्यों लोकप्रिय हो गई थी। मौखिक मतलब पहले कहानियाँ बोलकर ही सुनाई जाती थी, है ना। अब आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, वो पिक्चराइजेशन हो गया है, कार्टून के जरिए हो गया या किसी भी तरीके से, है ना। तो प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ लोकप्रिय हो गई थी क्योंकि यह संचार का सबसे प्रभावी माध्यम थी। धर्म प्रचारकों ने अपने सिद्धांत और विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। शिक्षा देने के लिए भी कहानी का प्रयोग किया गया था। उदाहरण पंचतंत्र की कहानियाँ। तो इसके अंदर क्या मौखिक कहानियाँ लोकप्रिय थी और प्रभावी माध्यम था, संचार का भी कह लो और मनोरंजन का भी। धर्म प्रचारकों ने अपने सिद्धांतों को, विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया। शिक्षा देने के लिए भी कहानी का प्रयोग किया गया, और उदाहरण के तौर पर पंचतंत्र की कहानियाँ का जो है इसमें बताया गया है। आगे है, कहानी में चरमोत्कर्ष से क्या तात्पर्य। प्रश्न 3 है, कहानी में चरमोत्कर्ष से क्या तात्पर्य है। तो इसमें क्या है, चरमोत्कर्ष यानी कि प्रकाष्ठा, उच्च शीर्ष कह लें। जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक उत्सुकता या जिज्ञासा की प्रकाष्ठा पर पहुंच जाए, जब वो शीर्ष पर पहुंच जाता है, कहानी पढ़ रहे हैं उसमें आनंद आ रहा है ना, तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष कहते हैं। तो उसको कहानी का शीर्ष कहते हैं। चरमोत्कर्ष का चित्रण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए क्योंकि भावों या पात्रों की अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरमोत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। कहानी के अंदर जो एक आनंद छिपा हुआ है, एक उनको खुशी इस तरीके की मिल रही है और वो उसमें खोए हुए हैं, तो एक उसका स्तर होता है, एक लेवल होता है। अगर उससे ज़्यादा हम उस पर चले जाएंगे तो वो सारे जो भी भाव हैं, पात्र हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है चरमोत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। तो वो चीज़ें जो है एक तरीके से कम हो जाएंगी। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, कहानी में चरित्र चित्रण के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। जो चरित्र चित्रण करते हैं, चरित्र किसी भी कहानी के मूल होते हैं, ये मुख्य हैं। चरित्र जो हैं कहानी के मूल होते हैं। प्रत्येक पात्र का अपना एक स्वभाव होता है और वह किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। तो उसका अपना एक स्वभाव हो गया और वो किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। चरित्र के विकास के साथ ही कहानी का विकास होता है। चरित्र के विकास हो गया तो कहानी का, अगर किसी का करैक्टर के बारे में विशेषताएं बताई जा रही हैं या उसके बारे में कुछ गलत जो भी है, तो वो उससे कहानी का विकास है जो हो रहा है। पात्रों का चरित्र चित्रण उनकी क्रियाकलापों, संवादों या दूसरे पात्रों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से ही प्रभावशाली होता है। एक करैक्टर दूसरे से जैसे संवाद करता है तो उस संवाद के माध्यम से ही वो सारी चीज़ प्रभावशाली जो है बनती है। तो लेखक स्वयं भी किसी पात्र की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करने के लिए कुछ संकेत दे देता है। लेखक स्वयं भी उसकी विशेषताएं बताता है और इसी कारण उसकी विशेषताएं जैसे जैसे
वो अन्य करैक्टर, अन्य पात्रों से जुड़ता चलता है, तो उन पात्रों से जैसे वो जुड़ेगा तो उसके माध्यम से क्या हो गया, उसके करैक्टर की विशेषताएं जो है उजागर होती हैं, एक तरीके से चलेंगी। चलिए जी, उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। कहानी में संवाद का क्या महत्व है। जो कहानी है उसमें संवाद की क्या इम्पोर्टेंस है, कि वो जो संवाद करते हैं, जो बोलते हैं, उसके बारे में, कि जो करैक्टर हैं वो आपस में संवाद करते हैं, वो बोलते हैं, तो वो क्या है। संवाद ही कहानी को स्थापित एवं विकसित करते हैं। अगर संवाद अच्छे हैं, कहानी के जो वार्तालाप एक दूसरे करैक्टर के बीच में हो रही है, तो वो कहानी को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, ये कहानी को गति देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे संवाद पात्रों के बीच में होता चलता है, कहानी आगे बढ़ती है। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, तो वो घटना या प्रतिक्रिया जो है वो नहीं कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, तो उस संवाद के माध्यम से सामने लाया जा सकता है। कोई चीज़ का वर्णन करना है तो वो संवाद के माध्यम से, कोई दुख को, पीड़ा को, तो कहानी के अंदर संवाद ही है जो उसको संजीवता देता है और उसी के माध्यम से उसके भाव प्रकट होते हैं। संवाद पात्रों के स्वभाव, पृष्ठभूमि, उनके विश्वास और आदर्शों तथा स्थितियों के अनुकूल ही होने चाहिए। जैसे करैक्टर लिए गए हैं, जैसा पृष्ठभूमि तैयार की गई है, जैसे उनमें स्थितियां हैं, तो उसके अनुकूल ही उनका संवाद जो है दिया जाना चाहिए। संवाद से पात्रों के बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्तरों का ज्ञान जो है होता है, कि उनके अगर संवाद से जो करैक्टर हैं उनके सारी स्थितियों का पता चलता है, बौद्धिक भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी, धार्मिक भी, इन जितने भी ये लेवल हैं, स्तर हैं, तो उनका ज्ञान जो है हो जाता है। तो ये कहानी का संवाद जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा जो है पाठ कि कहानी की रचना प्रक्रिया। तो इससे जो आगे अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो भी हम आगे कंटिन्यू जो है इसको करेंगे, कहानी का नाट्य रूपांतरण। तो ये आपका जो पाठ था कहानी की रचना प्रक्रिया, कहानी की रचना प्रक्रिया, कहानी की रचना प्रक्रिया, ये आपका पाठ जो है कंप्लीट हो गया है, पूरा हुआ। तो इसमें आपने कहानी, उसके तत्व, उद्देश्य और महत्वपूर्ण जानकारी, संवाद, पात्र, ये सारी चीज़ें जो है आपने इसमें विस्तार से समझी हैं। तो आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम एक नई पाठ के साथ जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।